नमस्कार। सभी सिनेमा प्रेमियों को रामदास कामत का प्यार भरा प्रणाम। हमें बेहद खुशी है कि सिनेमा स्वाद की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिनेमा स्वाद ने अब तक बनाए गए फिल्म गुड्डी, आनंद, अभिमान, बावर्ची इन फिल्मों पर आधारित जो वीडियो बनाए उसको दर्शकों ने काफी पसंद किया। अगर आप तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे होंगे तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जरूर देखें। अब तो लोगों से फरमाइशें भी आने लगी हैं और आज हम ऐसी एक फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं और ये फरमाइश है एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म की। इस तरह की शालीन और निर्मल कॉमेडी फिल्में बहुत कम बनी हैं। ये वो दौर था जब कॉमेडी के नाम पर छिछोरापन, वाहियात हरकतें, अंग प्रदर्शन और डबल मीनिंग के डायलॉग का सहारा नहीं लेना पड़ता था। पूरे परिवार के साथ बैठकर दर्शक इन फिल्मों का आनंद ले सकते थे। कौन सी है ये कॉमेडी फिल्म जिसे लोगों ने एक बार नहीं कई बार देखा है और क्या खास किस्से है इस फिल्म के बारे में, ये जानने के लिए फिर आपका स्वागत है सिनेमा स्वाद में। अगर हम कॉमेडी फिल्मों की बात करते हैं तो ज्यादातर फिल्में या गलत फहमी पर आधारित होती है या फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने से होती है। हम जिस कॉमेडी फिल्म की बात करने वाले हैं वो एक सिचुएशनल कॉमेडी है। यहाँ पे एक शुद्ध अंग्रेजी का आग्रह धरने वाले जीजाजी को सबक सिखाने के लिए एक सिचुएशन बनाई जाती है, एक नाटक बनाया जाता है। इस नाटक में बॉटनी के प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी को शुद्ध हिंदी बोलने वाले ड्राइवर प्यारे मोहन अलाहाबादी की भूमिका करनी पड़ती है, तो अंग्रेजी के प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा को बॉटनी का प्रोफेसर करके पेश किया जाता है। अब वसुधा को अंग्रेजी का प्रोफेसर जब बॉटनी पढ़ाता है तब उसकी क्या हालत होती है, क्या क्या गलतफहमियां होती है और उसे क्या हंगामा होता है, इस सब का आनंद तो आप फिल्म देखने से ही अनुभव कर सकते हैं। अब इतना सब बताने के बाद आपने फिल्म जरूर पहचानी होगी, तो आइए देखते हैं इस फिल्म की एक झलक। काका, मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ। लड़कों को वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ। 11 अप्रैल 1975 को प्रदर्शित हुई यह फिल्म मूल बंगाली फिल्म छद्मवेशी पर आधारित है, जिसका निर्देशन किया था अग्रदूत ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी उत्तम कुमार और माधवी मुखर्जी ने। कहानी थी उपेंद्रनाथ गांगुली जी की। छद्मवेशी पर आधारित अब तक 2 फिल्में बनी, एक हिंदी में चुपके चुपके और कन्नड़ में जोक फॉल्स। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन और जया भादुरी। शर्मिला टैगोर से पहले इस फिल्म में आशा पारेख को लिया गया था, लेकिन धर्मेंद्र ने शर्मिला टैगोर के नाम की जिद की और इस कारण से आशा पारेख का इस फिल्म से पत्ता कट गया। इस बात को लेकर आशा पारेख कई समय तक ऋषिदा और धर्मेंद्र से बड़ी नाराज थी। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के रोल के लिए पहले विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी के नामों का विचार किया गया था। ऋषिदा तो इस जोड़ी के लिए बिल्कुल फ्रेश, अनजान और नए चेहरे की तलाश में थे। जब ये बात अमिताभ बच्चन को पता चली तो वो ऋषिदा के पीछे पड़े कि उन्हें यानी वे और जया भादुरी को इस फिल्म में उस रोल के लिए लिया जाए। ऋषिदा के साथ जया भादुरी ने फिल्म गुड्डी में और अमिताभ बच्चन ने फिल्म आनंद में भूमिका निभाई थी। अभिमान में तो दोनों ने एक साथ ऋषिदा के साथ काम किया था, तो ऋषिदा को इन दोनों की काबिलियत का अंदाजा था। चुपके चुपके में जो रोल था वो इन दोनों की काबिलियत की तुलना में बहुत ही छोटा था और यह बात अमिताभ बच्चन को समझाने की ऋषिदा ने काफी कोशिश की, लेकिन अमिताभ बच्चन मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने बिना कोई पैसा लिए इस फिल्म में काम करने की तैयारी दर्शाई। परिणामतः ऋषिदा को इस जोड़ी को इस फिल्म में लेना पड़ा और उनकी काबिलियत का पूरा उपयोग करते हुए ऋषिदा ने इस फिल्म में उनके कुछ सीन बढ़ा दिए गए और इन दोनों के रोल की लंबाई भी बढ़ा दी गई। किस्मत की बात है, यह फिल्म पूरी तरह से धर्मेंद्र की फिल्म थी। धर्मेंद्र इस फिल्म के एकमात्र नायक थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के शामिल होने से फिल्म में 2 नायक बन गए और इस फिल्म की सफलता के श्रेय में बंटवारा हो गया। अन्यथा धर्मेंद्र के जीवन की ये सबसे बड़ी बेस्ट सोलो कॉमेडी फिल्म बनने वाली थी। अन्य भूमिका में ओम प्रकाश, केष्टा मुखर्जी, डेविड, उषा किरण, इन्होंने अपनी भूमिकाएं बड़ी शानदार तरीके से निभाई है जो फिल्म में जान डालती है। ओम प्रकाश जी बने हैं शर्मिला टैगोर के यानी सुलेखा के लाडले जीजाजी राघवेंद्र जी, जो हिंदी के बड़े पुरस्कर्ता है, और शुद्ध हिंदी बोलने वाले
ड्राइवर के वाहन चालक की तलाश में हैं। और उषा किरण ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई है और डेविड बने हैं इस पूरी नाटक के सूत्रधार। 1975 यह वर्ष फिल्मों के लिए बड़ा ही जोरदार रहा। इस वर्ष करीबन 85 यानी 85 फिल्में रिलीज हुई और उसमें से काफी फिल्में सफल भी रही। खासकर अमिताभ बच्चन के लिए ये वर्ष बड़ा ही सफल रहा। इस वर्ष उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई। चुपके चुपके के अलावा शोले, दीवार, मिली, जमीर, फरार ये फिल्में भी रिलीज हुई, जिसमें से फरार छोड़कर बाकी सभी फिल्में सफल रही। फिल्मों की इस भीड़ में भी चुपके चुपके ने अपने एक अलग सी पहचान बना दी, अपनी एक छवि तैयार की और दर्शकों के मन में एक अलग सा घर बना लिया। इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं जो कि मशहूर गीतकार आनंद बख्शी जी की कलम से उतरे हैं। इस फिल्म को मधुर संगीत से संवारा है ऐसे बुजुर्ग संगीतकार ने जो हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद रही है, और वे हैं सचिन देव बर्मन। इस गाने को मधुर आवाज दी है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार ने। आइए देखते हैं इन गानों की एक झलक। ये जो आखिरी गाना है, इस गाने की शूटिंग एनसीसीपी साहब के बंगले पर ही हुई थी। सिर्फ यही गाना नहीं, इनकी कई फिल्में जैसे आनंद, अभिमान, गोलमाल, नमक हराम, इन फिल्मों के जो दृश्य है उस इसी बंगले पर उसे फिल्माया गया था। फिल्म इनकार के बाद एनसीसीपी साहब ने यह बंगला अमिताभ बच्चन को बेच दिया और अमिताभ बच्चन ने इस बंगले का नाम बिंदिया से बदलकर जलसा रखा, जहां पर वे हर रविवार को सुबह अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को कुछ समय के लिए दर्शन देते हैं। अब आपके मन में 2 सवाल आए होंगे। पहला, एनसीसीपी साहब ने यह बंगला क्यों बेचा, और दूसरा, अमिताभ बच्चन ने इस बंगले को किस दाम पर खरीदा। पहले सवाल का जवाब यह है कि जब सिप्पी साहब वहां रहते थे तब वहां उतनी आबादी नहीं थी। वह इलाका बड़ा ही सुनसान रहता था, तो आए दिन सुरक्षा का सवाल रहता था। इत्तेफाक की बात यह है कि इनकार फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की वो भी अपहरण यानी किडनैपिंग पर आधारित थी, जिसमें मालिक के बेटे को किडनैप करने के बजाय उनके ड्राइवर के बेटे को किडनैप किया जाता है। इसी बंगले से एनसीसीपी के बेटे रोमू सिप्पी का अपहरण करने की, उनको किडनैपिंग करने की कोशिश की गई, जिसके चलते सिप्पी परिवार अपने आप को और भी असुरक्षित महसूस करने लगा। और यही कारण था कि उन्होंने इस असुरक्षितता के कारण इस बंगले को बेचने का निर्णय लिया। अब दूसरे सवाल का जवाब यह है कि अमिताभ बच्चन ने इस बंगले के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि इसके बदले में उन्होंने राजन सिप्पी निर्देशित और रोमन सिप्पी निर्मित फिल्म सत्ते पे सत्ता में बिना कोई पैसे लिए अपना किरदार निभाया। अगर संक्षेप में कहा जाए तो ये बंगला उन्हें सत्ते पे सत्ता में भूमिका करने के बदले में उन्हें मिला था। अगर हम फिल्म की सफलता की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बेहतरीन फिल्म किसी भी पुरस्कार की मोहताज नहीं होती। दर्शकों की पसंद यही फिल्म के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिल्म चुपके चुपके को कोई भी नामांकन या पुरस्कार नहीं मिला। जैसा कि मैंने कहा कि यह फिल्म पूरी तरह से धर्मेंद्र की थी। अगर यह धर्मेंद्र की सोलो कॉमेडी फिल्म होती तो उन्हें बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का पुरस्कार मिलने की संभावना थी। धर्मेंद्र ने सत्यकाम से लेकर नया जमाना, फूल और पत्थर, आंखें, प्रतिज्ञा, मेरा गांव मेरा देश जैसी एक से कहानी किस्मत की, जैसे एक से एक बेहतरीन और हिट फिल्में दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि उन्हें आई मिलन की बेला, यादों की बारात, मेरा गांव मेरा देश, फूल और पत्थर, रेशम की डोरी, इन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर का और नौकर बीवी का इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का नामांकन भी मिला था, लेकिन पुरस्कार उन्हें कोई नहीं मिला। पूरी जीवन में उन्हें जो एकमात्र पुरस्कार मिला वो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहली बार उन्हें जी चैनल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो कि शम्मी कपूर जी के हाथों से उन्हें प्रदान किया गया, और दूसरी बार फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो उन्हें दिलीप कुमार जी के हाथों से प्रदान किया गया। यह पुरस्कार लेते वक्त उन्होंने अपनी भावनाएं कुछ इस शब्दों में व्यक्त की थी। अपने भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या, देखिए मैं हर साल, मुझे 37 साल हो गए
मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए लेकिन नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैंने 60s में सत्यकाम की, अनुपमा की, फूल और पत्थर की, बहुत सी फिल्में गोल्डन जुबली हुई, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद मैंने सूट सिलवाने बंद कर दिए मैंने सोचा यार टी शर्ट पहनो, बुला लेंगे तो ऐसे ही जाऊंगा, नहीं तो कच्छे के साथ चला जाऊंगा बहरहाल फिर भी मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो मैंने सोचा अब क्या करूं यार। आज 37 साल के बाद ये ट्रॉफी मिली है मुझे, लेकिन इस ट्रॉफी में मैं पिछले सालों की 15 ट्रॉफीज देख रहा हूं जो मुझे मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, कोई बात नहीं। इसमें मैं देख रहा हूँ मेरी आंखें नहीं चुंधाई, लेकिन मेरी आंखें थोड़ी टेढ़ी हो गई है ट्रॉफी देखकर, तो मुझे 15 नजर आ रही हैं। और आने वाले 15-20 साल में छोड़ूंगा नहीं मिलेंगी तो इसी ट्रॉफी को देखूंगा कि इसमें मुझे मिल रही है। और बहुत ही प्यार से आपसे इजाजत चाहता हूँ, और मैं अपने इस भाई का इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम एक ही माँ की कोख से क्यों पैदा नहीं हुए इतना प्यार है, बस इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। भले ही इस फिल्म को कोई पुरस्कार ना मिला हो, लेकिन इस फिल्म की सफलता के 2 मानदंड मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले, उस वर्ष इतनी फिल्में रिलीज होने के बावजूद चुपके चुपके फिल्म का IMDb रेटिंग सबसे ज्यादा था, 8.3 आउट ऑफ 10। और दूसरा, फरवरी 1980 में जब सूर्य ग्रहण हुआ, जो कि सीधे आंखों से देखना खतरे से खाली नहीं था, आंखों को नुकसान पहुंच सकता था, उस दिन सरकार ने दूरदर्शन पर चुपके चुपके इस फिल्म का प्रसारण रखा ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। और सरकार की योजना काफी हद तक सफल भी रही। रामायण और महाभारत धारावाहिक देखते वक्त जैसे रास्ते सुनसान होते थे, वैसी स्थिति उस दिन सूर्य ग्रहण के दिन हुई, केवल चुपके चुपके फिल्म का प्रसारण करने से। इससे बड़ी और सफलता क्या हो सकती है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी होता है, और इस फिल्म में भी भाषा को लेकर एक बेहतरीन संदेश इस फिल्म ने दिया है। भाषा कोई भी हो, हर भाषा अपनी जगह पर श्रेष्ठ होती है। एक भाषा का सम्मान करते हुए दूसरी भाषा को कम समझना या हीन समझना सही बात नहीं है। भाषा अपने आप में श्रेष्ठ है, जिसका कोई मजाक नहीं उड़ाया जाता है। ऐसा संदेश देने वाली यह बेहतरीन फिल्म चुपके चुपके आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी हो या फिर एक बार इस फिल्म का आनंद लेना चाहते हो, तो यह फिल्म YouTube पर उपलब्ध है, जरूर देखें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके जैसे कई अन्य फिल्म शौकीनों को जरूर भेजें। आपकी फरमाइशों का, आपकी सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सिनेमा स्वाद के अगली कड़ी में फिर मिलते हैं एक बेहतरीन फिल्म के बारे में जानने के लिए। हो सकता है वो फिल्म आपकी फरमाइश हो। तब तक के लिए अलविदा।